आज हम बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टर ऑफर्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू कोलिजन्स। किनके बीच कोलिजन होता है? बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड लैटिस एटम्स। लेकिन कुछ कंडक्टर्स जैसे कॉपर, सिल्वर, ये कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और कुछ कंडक्टर्स जैसे कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम, टिन लेड अलॉय ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है? एक्चुअली रेजिस्टेंस से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसी यूजफुल फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे नाइक्रोम हीटर में यूज होता है और वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब नाइक्रोम से करंट पास होती है तो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरह से टिन लेड अलॉय बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है और जब करंट पास होती है तो टिन लेड अलॉय का फिलामेंट ग्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में लोड भी बोलते हैं, वो बहुत काम का कंपोनेंट है। फैन, फ्रिज, टीवी ये सब एक तरीके से हमारे घर के बड़े से सर्किट के रेजिस्टेंस है। अब जो सर्किट हम लोग लैब में सीखने के लिए शुरू में बनाते हैं, सिंपल सा सर्किट, उसमें जो रेजिस्टेंस यूज होता है वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन मटेरियल का होता है। ये 2-3 मेटल्स को मिलाकर ये अलॉय बनाया जाता है और इनके रेजिस्टेंसेस को यूज करते हैं। अब रेजिस्टेंस को वेरी करके हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे हम ओम्स लॉ को भी समझेंगे और प्रूव करेंगे। तो आज हम लोग 2 तरह के वेरिएबल रेजिस्टेंसेस के बारे में जानेंगे। एक का नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरे का नाम है रियोस्टेट। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। ये एक वुडन बॉक्स है, इसमें ये नॉब्स लगी हुई हैं और इन कॉपर की मोटी स्ट्रिप्स को देखो, ये किस मटेरियल की बनी है? कॉपर की। अब अगर हम एक प्लग को इस तरीके से निकाल दें तो ध्यान से देखो, इस प्लग के निकल जाने से इन 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में गैप प्रोड्यूस हो गया है और इस गैप की वजह से अगर करंट यहाँ से फ्लो करना चाहे तो इस गैप से फ्लो नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस का रास्ता दिया हुआ है। ये अगर हम दोनों को एक साथ देखें तो देखो, ये है वो गैप और इस गैप से करंट इधर से नहीं जाएगी तो करंट को इस रास्ते से जाना होगा। और ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ये है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जब करंट इससे पास होगी तो सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा और करंट के रास्ते में जो डिजायर्ड ऑब्स्ट्रक्शन हम चाहते हैं वो प्रोवाइड करेगा। कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से डिफरेंट रेजिस्टेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं। जो प्लग हम रेजिस्टेंस बॉक्स से बाहर निकाल देंगे उस प्लग के पैरेलल में लगा हुआ रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा और सर्किट उस रेजिस्टेंस को करंट के रास्ते में प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली कॉपर करंट के रास्ते में बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो अगर ये प्लग लगा हो और देखो ये प्लग भी कॉपर का है, तो अगर ये प्लग लगा हो तो करंट इस रास्ते से जाना पसंद करती है जो कि लो रेजिस्टेंस रास्ता है। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले रास्ते से जाना पसंद करती है, लेकिन इस प्लग को निकाल देंगे तो जो करंट को रास्ता मिलेगा वो इस रेजिस्टेंस का ही रास्ता बचता है और इस तरीके से रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में आ जाता है। हम अलग अलग प्लग निकाल कर अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में डाल सकते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट और उसके कंक्लूजन से सीख सकते हैं। और ये है दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी अलग अलग रेजिस्टेंस को सर्किट में इन्वॉल्व करने का दूसरा डिवाइस जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं।
रियोस्टेट में फाइन रेजिस्टेंस वायर्स एक दूसरे से बिना टच किए हुए एक पुअर कंडक्टर के सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर लिपटे हुए हैं। ये वायर्स तुम देख सकते हो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे से इंसुलेटेड है, ऐसा कहा जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस वायर जो कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट मटेरियल का बना है, इस वाइट कलर के पुअर कंडक्टर के फ्रेम पर, सिलेंड्रिकल फ्रेम पे लिपटा हुआ है। इसके अलावा इस डिवाइस में ये मूवेबल पार्ट है, ये इस रॉड पर मूव करता है और जितना पार्ट इस रेजिस्टेंस वायर का हम चाहें उतना ही रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड कर देता है। इसके लिए इसमें ये मेटल की स्ट्रिप दिखाई दे रही है। ये मेटल की स्ट्रिप इस रेजिस्टेंस वायर और इस स्क्रू के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करती है और करंट को बहने के लिए रास्ता देती है। एक्चुअली इसमें 3 स्क्रू हैं, स्क्रू नंबर 1, स्क्रू नंबर 2 और स्क्रू नंबर 3। स्क्रू नंबर 1 और 2 फिक्स हैं, जबकि स्क्रू नंबर 3 इस मूवेबल पार्ट से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस स्क्रू को हम वेरिएबल स्क्रू कहते हैं, जो कि रेजिस्टेंस को सर्किट में चेंज करने के लिए यूज होता है। अगर हम सर्किट में इन 2 स्क्रू के थ्रू इस डिवाइस को कनेक्ट करें तो ये पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में इन्वॉल्व रहता है। करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगी और पूरे वायर से फ्लो करते हुए यहाँ से बाहर आएगी। लेकिन अगर हम सर्किट में एक ये स्क्रू और एक ये स्क्रू यूज करें तो करंट यहाँ से एंटर करेगी, इन वायर्स से फ्लो करते हुए इस स्ट्रिप के थ्रू यहाँ से इस रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस पाथ को लेते हुए इस स्क्रू से बाहर निकल जाएगी। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ लेती है और ये जो स्ट्रिप है ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है। तो करंट इस तरीके से रेजिस्टेंस वाले वायर से फ्लो करते हुए जैसे ही उसको 2 रास्ते मिलते हैं, एक ये और एक ये, तो वो हाई रेजिस्टेंस वाले रास्ते को छोड़कर लो रेजिस्टेंस वाले रास्ते से यहाँ से होते हुए इस स्क्रू से बाहर निकल जाती है। तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस इंक्लूड हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम इस मूवेबल पार्ट को इस तरफ शिफ्ट करें लेफ्ट साइड में, तो ये लेंथ रेजिस्टेंस वायर की कम होती है और कम रास्ता रेजिस्टेंस वायर का सर्किट के या करंट के रास्ते में आता है और रेजिस्टेंस जो करंट को फेस करना पड़ता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर इस मूवेबल पार्ट को हम राइट साइड में मूव करें तो इस रेजिस्टेंस का ज़्यादा लंबा पाथ करंट को ट्रैवल करना पड़ता है और करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इस स्क्रू को और इस स्क्रू को हेल्प लेकर सर्किट में इस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो करंट यहाँ से एंटर करके सर्किट में इतना रास्ता वायर का, रेजिस्टेंस वायर का ट्रैवल करते हुए यहाँ से बाहर निकलती है। मगर अगर हम इस स्क्रू को और इस स्क्रू को यूज़ करके इस डिवाइस को सर्किट में कनेक्ट करें तो करंट यहाँ से एंटर करेगी, इतने रास्ते को ट्रैवल करते हुए यहाँ से रियोस्टेट से बाहर चली जाएगी। तो अगर इन दोनों स्क्रू को यूज़ करते हैं तो इतना रेजिस्टेंस सर्किट में इन्वॉल्व होता है। अगर इन दोनों स्क्रू को यूज़ करते हैं तो ये रेजिस्टेंस वायर सर्किट में इन्वॉल्व होता है और उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लेफ़्ट या राइट चलाएं तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ता या कम होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसको अगर हम लेफ़्ट चलाते हैं या राइट चलाते हैं तो रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये समझते हैं पेपर पे। रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से जिगजैग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जब इस रेजिस्टेंस को हम बदल सकते हैं, जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, तो इस जिगजैग सिंबल के साथ हम इस तरीके से एक एरो और ऐड कर देते हैं। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा रियोस्टेट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 फिक्स्ड स्क्रू हैं, इसे ए और इसे बी कह सकते हैं और जो मूवेबल पार्ट हमने अभी देखा उसको हम इस सी स्क्रू से कनेक्ट करके इस एरो से दिखाते हैं। तो जब हम बी और सी को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट बी से एंटर करके सी से बाहर निकलती है और ये वाला पार्ट सर्किट में इन्वॉल्व होता है रेजिस्टेंस का। जब हम ए और सी को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट यहाँ से एंटर करके इस तरीके से बाहर निकलती है और ये वाला पार्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का इंक्लूड होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको जब राइट या लेफ्ट मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा। अगर ए और सी के थ्रू कनेक्ट किया है तो इसको राइट ले जाने पर लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज,
सो रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट विल इंक्रीज। इसको लेफ्ट ले जाने पर लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एंड हेंस द रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट विल डिक्रीज। लेकिन अगर बी और सी के थ्रू हमने रियोस्टेट को सर्किट में कनेक्ट किया है तो जब हम इसे राइट ले जाएंगे तब रेजिस्टेंस की लेंथ कम होगी और रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर हम तब इसे लेफ्ट ले जाएंगे तो जो लेंथ रेजिस्टेंस की सर्किट में है वो बढ़ेगी और करंट को ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रास्ता पार करके तब बाहर निकलने का मौका मिलेगा रियोस्टेट से। इस तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में हमने आज समझा है। अगले क्लास में हम करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को किन डिवाइसेस से मेज़र करते हैं उनके बारे में समझेंगे।